हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के एक क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करा रहे थे। ठीक है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं और सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय करा दिए थे। ठीक है, आज हम कराएंगे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। तो लर्न विथ कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो तो यहाँ नंबर दिया गया है 7479560181। इस पे अपना विचार साझा कीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड तो अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन शुरू करते हैं, जो जुलाई 2026 में हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी है। ठीक है, तो प्रश्न है निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इसमें 8 प्रश्न दिया है और 4 के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। यहाँ 4 गुना 5 कहने का मतलब है कि 4 प्रश्न का उत्तर देना है और 5 अंक का है तो 20 नंबर का है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ आप लोगों को 8 प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ठीक है, इसलिए बताएंगे कि 4 तो करना है, लेकिन 8 प्रश्न में से कोई स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से करता है। ठीक है, इसीलिए हम बताएंगे 8 प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न 21 नंबर से ही शुरू होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखें। 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है और ये टॉपिक है रक्षाबंधन, मेरा प्रिय शिक्षक, नारी शिक्षा, जलीय जीवन। ठीक है, आप लोगों को इन चारों में से किसी भी एक पर लिखना है। ठीक है, तो हम लेकिन आप लोगों को चारों पे बताएंगे, इसलिए कि कोई स्टूडेंट रक्षाबंधन पे लिखेगा, कोई मेरे प्रिय शिक्षक पे, कोई नारी शिक्षा पे लिखेगा, कोई जल ही जीवन पे लिखेगा। इसीलिए हम चारों के चारों बताएंगे और आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये चारों इजी है, लेकिन सबसे इजी इसमें से है रक्षाबंधन, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है और हमारे आंखों के सामने ही मनाया जाता है, प्रत्येक साल मनाया जाता है और भाई बहन का त्यौहार है। तो इस पे भी हम बहुत अच्छे से जिक्र कर सकते हैं, अपना विचार लिख सकते हैं। और मेरा प्रिय शिक्षक, ये भी एक्टिविटी जो है, शिक्षक स्टूडेंट की एक्टिविटी जो है, ये भी हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे से जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, नारी शिक्षा थोड़ा सा हार्ड लगता है, क्योंकि ये नारी शिक्षा जो है इसमें सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी इस पर लिखा जाएगा। और जल ही जीवन है, ये भी थोड़ा बहुत ईजी है लिखने के लिए, क्योंकि जल हम लोग 24 घंटे यूज करते हैं, खाने में, पीने में, नहाने में, तो इसके बारे में भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे यहाँ रक्षाबंधन पे कैसे लिखेंगे निबंध। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। ठीक है, तो रक्षाबंधन ये जो है श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न रहेगा कि भारत वो कौन सा त्यौहार है जो भारत में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन पे निबंध लिखना। रक्षाबंधन भारत का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। यह प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? श्रावण महीना यानी अगस्त में ही पड़ता है। अगस्त के लास्ट में पड़े या सितंबर के शुरू में पड़े। ठीक है, 1-2 मास होता है, किसी ईयर में 2 मास लगता है। तो जब 2 मास लगता है ना, तभी इसका टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, नहीं तो लेकिन ये सावन में ही मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। यह रक्षाबंधन जो है भाई बहन का ही सबसे फेवरेट त्यौहार है। ठीक है, भाई बहन कहने का मतलब कि पापा के बहन आएगी बांधने, तो पापा की बहन फुआ लगेगी, हमारी मम्मी जाएगी अपने भाई को बांधने, वो मामा लगेंगे। ठीक है, हम लोग भाई बहन, इस तरह से ये भाई बहन का ही त्यौहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है और उसकी लंबी आयु एवं सुख समृद्धि की कामना करती है। ठीक है, जो धागा बांधा जाता है कलाई पे, उसका क्या होता है, कलाई पे धागा बांधने का मतलब होता है कि जो भी भाई पर ग्रह हो या किसी प्रकार के समस्या प्रॉब्लम में से जूझ रहा हो, तो वो बहन उम्मीद करती है कि ये धागा हमारे भाई की हर तरह से रक्षा करेगी। ठीक है, बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है।
ठीक है। जब वो बहन रक्षा कवच बांधती है अपने भाई को, तो भाई भी संकल्प लेता है कि जैसे बहन मेरी रक्षा करने के लिए मेरे कलाई पे धागा बांधती है, उसी तरह से मैं अपनी बहन का रक्षा करूंगा एक भाई के रूप में, तथा उसे उपहार देता है। उपहार में जो भी दे पैसा दे, कपड़ा दे, कुछ भी गिफ्ट दे सकता है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपसी प्रेम, सम्मान और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। ठीक है। आजकल बहनें सैनिकों, पुलिसकर्मियों और समाज के अन्य रक्षकों को भी राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती हैं। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि आजकल की जो बहन है सिर्फ अपने भाई को ही रक्षा नहीं करती है राखी बांध करके, बल्कि कोई सैनिक है उनको भी अपना भाई मान करके कलाई पर राखी बांधती है, या कोई पुलिसकर्मी है उनको भी बांधती है, या समाज के अन्य रक्षक हुए, जैसे कोई नेता ही हुए, कोई टीचर हुए जो शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी अपना भाई मान करके कलाई पर राखी बांधती है। अभी हमारे शिक्षक जो हैं हमारे बीच फेमस है खान सर, उनको भी इतने सारा राखी बांधा जाता है। ठीक है। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती है। यह त्योहार हमें प्रेम, सहयोग, त्याग और कर्तव्य की भावना सिखाता है। ठीक है। यह त्योहार आएगा प्रश्न कि रक्षाबंधन के त्योहार हमें क्या सिखाता है, तो हमें प्रेम, सहयोग, त्याग और कर्तव्य की भावना सिखाता है। ठीक है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। रक्षाबंधन हमारे संस्कृति, मूल्य और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। ठीक है। रक्षाबंधन जो है जब हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं तो इससे क्या होता है, सांस्कृतिक मूल्य और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाता है। हमें इस पर्व को प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना से मनाना चाहिए। तो ये रहा रक्षाबंधन पे निबंध। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय शिक्षक पर निबंध कैसे लिखेंगे। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। ठीक है। शिक्षक के बिना हम कुछ भी सीख नहीं सकते हैं। ठीक है। शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। इसके कहने का मतलब है कि यदि हम अंधेरे में हैं तो शिक्षक हमें उस अंधेरे से निकाल करके सत मार्ग पे लाते हैं, अच्छा मार्ग पे लाते हैं। ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हैं। वे हमें केवल पुस्तक का ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि कोई शिक्षक जो होते हैं जो किताबी ज्ञान ही देते हैं, लेकिन सभी शिक्षक ऐसे नहीं हैं। जो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो किताबी ज्ञान को दैनिक जीवन से भी जोड़ करके बहुत कुछ सिखाते हैं। ठीक है, समझाते हैं। तो वही बात कहा जा रहा है कि वे हमें केवल पुस्तक का ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन जीने की सही दिशा भी सिखाते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक का नाम श्री राजेश कुमार है। यहाँ आप लोग अपने हिसाब से अपने प्रिय टीचर का नाम रखेंगे। ठीक है। वे हमारे विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाते हैं। आप लोग के टीचर जो आपके हिसाब से पढ़ाते होंगे वो विषय अपना डालिएगा। ठीक है। वे सरल, विनम्र, समय के पाबंद और अत्यंत मेहनती है। कहने का मतलब हुआ कि उनके पढ़ाने का जो भाषा है, शैली है, सरल है, विनम्र है, मतलब वो खड़ूस नहीं है, कड़वे दिमाग के नहीं है, कठोर दिमाग के नहीं है, मतलब वो विनम्र है। समय के पाबंद, कहने का मतलब कि वो समय के बर्बादी नहीं करते हैं, अपने समय से आते हैं और पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। बच्चों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और अत्यंत मेहनती हैं। ठीक है। उसके पढ़ाने का तरीका बहुत रोचक और प्रभावशाली है। वो जो पढ़ाते हैं बहुत ही रोचक तरीके से, यानी एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं और प्रभावशाली हैं। वे कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझाते हैं। जैसे कोई कठिन विषय है, कोई कठिन भाषा है, कोई शब्द है, तो उसको सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे सभी विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं। वे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ कि कोई टीचर होते हैं जो आते हैं सिर्फ अपने बात पढ़ाएंगे और अपने बात पढ़ा करके निकल जाएंगे। बच्चों को सुनने के लिए और समझने के लिए समय ही नहीं देते हैं। जैसे बच्चे को कुछ बोलने के लिए, प्रश्न करने के लिए या डाउट पूछने के लिए समय नहीं देते हैं, तो वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। वे विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान करते हैं। मेरे प्रिय शिक्षक हमें ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और दूसरों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। ठीक है। ईमानदारी कहने का मतलब है कि
कोई काम करना है या किसी चीज़ को लाना है तो उसमें ईमानदारी बने रहना है, ठीक है। उसमें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, यही ईमानदारी हुआ कि मतलब ईमानदारी पे रहना। अनुशासन यानी अनुशासन में रहना है, कब क्या बोलना है, कहाँ कैसे खड़े होना है, कब किसके साथ कैसे पेश आना है, ये सब अनुशासन होता है। परिश्रम यानी पढ़ाई के प्रति अपना परिश्रम, यदि आप स्टूडेंट है तो आपका परिश्रम है पढ़ना, ठीक है। और दूसरों का सम्मान, दूसरों का सम्मान करने का कहने का मतलब हुआ कि जो अपने से बड़ा या छोटा आए तो उनको कैसे बोलना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, यही दूसरों का सम्मान कहलाता है, करने की शिक्षा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास है। इसके कहने का मतलब हुआ, शिक्षक कहते हैं कि अगर सफल होना है तो आपको नियमित अभ्यास करना होगा और खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करना है और उस पर हमेशा रिवीजन करना है। और आत्मविश्वास मतलब खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम भी एक दिन सफल होंगे, हम भी एक दिन अच्छे आदमी बनेंगे, ठीक है। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। ये भी बात अच्छा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में खेल कराया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाता है। नैतिक शिक्षा यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपना व्यवहार कैसे रखना है, जानवर के प्रति कैसे दयालुता रखना है, ये सब है, ठीक है। मैं अपने प्रिय शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। मैं भविष्य में एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनकर उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो ये रहा मेरे प्रिय शिक्षक पे निबंध, ठीक है। अब समझेंगे नारी शिक्षा। नारी शिक्षा, अब इस पे निबंध कैसे लिखेंगे। नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। नारी मतलब होता है क्या, महिला या बालिका। तो नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना। इसमें पुरुष के बात को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ नारी शिक्षा का ही जिक्र करेंगे, ठीक है। शिक्षा तो पुरुष को भी प्राप्त करने की है और नारी को भी प्राप्त करने की है, लेकिन पुरुष कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके लिए क्या विशेषता है, कैसे प्राप्त करना है, उनका जिक्र हम पुरुष का जिक्र इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी करेंगे नारी से ही रिलेटेड करेंगे, ठीक है। नारी शिक्षा का अर्थ है महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना। किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हों, ठीक है। ये सही बात भी है कि जब महिला शिक्षित होगी तभी कोई काम संभव है। मान लीजिए कि पुरुष पढ़ा लिखा है, स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है, तो पुरुष की बातों को कैसे समझ पाएगी, वो तो अनपढ़ है ना। पढ़े के साथ पढ़े महिला होनी चाहिए, ठीक है। जब वहाँ की महिलाएं शिक्षित हो, कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, ठीक है। लेकिन यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, पढ़ा तो पुरुष भी है, लेकिन पुरुष पढ़ा है तो उस पुरुष सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित हुआ, लेकिन यदि एक महिला पढ़ी है तो महिला कह रहा है कि एक महिला पढ़ी है तो उसके माध्यम से, देखिए, महिला शिक्षित होती है तो पूरे परिवार शिक्षित होता है। इसके कहने का मतलब हुआ कि पुरुष तो है, पढ़ा लिखा है, वो घर बार नहीं संभालता है, वो कमाता है, पैसा देता है, फिर अपने ड्यूटी पे चला जाता है। लेकिन एक महिला है, पढ़ी लिखी है, यदि वो हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी है, वो नौकरी भी करती है, फिर भी वो हाउस वाइफ है और आएगी ना घर पे तो सभी परिवार को संभालेगी, समझाएगी, बच्चा है उनका तो पढ़ाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि एक महिला शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। ये भी बात सही है कि महिला पढ़ी लिखी है तो आत्मविश्वास अपना खुद रखेगी। आत्मविश्वास मतलब जो वो कहेगी सत्य कहेगी, सच कहेगी, ठीक है। आत्मनिर्भर होगी, सेल्फ डिफेंस होगी, सेल्फ डिपेंड होगी और सही निर्णय भी लेने की भी क्षमता होती है। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि महिला शिक्षित है तो अपने परिवार का तो देखभाल करेगी अच्छे से, वो अपना योगदान समाज के लिए भी देती है। जैसे समाज में कोई कुप्रथा चल रहा है, कुरीति चल रहा है, कोई अनहोनी हो रहा है तो उसके प्रति आवाज़ उठाती है या समझाती है, तो ये हुआ। और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे राष्ट्र यानी अपने देश के बारे में, कोई देश में ऐसी कोई घटना हो रही है या जहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ महिलाओं को वहाँ आना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, तो उसी वैसे ही उसमें योगदान देती है। वे बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तथा स्वच्छता और शिक्षा के प्रति जागरूक बनाती है, ठीक है। आज सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं जिनसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला। फिर भी कई स्थानों पर गरीबी
अशिक्षा, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियां शिक्षा से वंचित रह रही है। ठीक है, गरीबी। ठीक है, सही बात है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह पे गरीबी है जहाँ बच्ची पढ़ नहीं पा रही है, वहाँ स्कूल की सुविधा नहीं है। अशिक्षा है, स्कूल की सुविधा ही नहीं है तो वहाँ शिक्षा कैसे पाया जाएगा, शिक्षा कैसे प्राप्त होगा। तो इसलिए वहाँ शिक्षा है। और कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो गरीबी के कारण बालिका को बहुत जल्द शादी कर देते हैं कि महंगाई आ रहा है तो फिर शादी में देर करेंगे तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ता जाएगा। इस कारण से भी बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव के कारण, सामाजिक भेदभाव कहने का मतलब हुआ कि कोई समाज कहता है कि लड़कियां बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी, घर के बात नहीं मानेगी, अपने परिवार के कहा नहीं मानेगी। कोई समाज में ऐसे भी भेदभाव है जिसके कारण लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इन कुरीतियों को समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जैसे ये कुरीति, अशिक्षा, बाल विवाह और सामाजिक भेदभाव जो बच्ची के पढ़ने के लिए है, तो इन कुरीतियों को समाप्त करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें प्रत्येक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर देना चाहिए। शिक्षित नारी ही सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो ये रहा नारी शिक्षा पे निबंध। अब पढ़ेंगे जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इस पे निबंध कैसे लिखेंगे। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अमूल्य उपहार है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रकृति का भी एक गिफ्ट है जो हमको दिए हैं। भगवान ने हमको एक गिफ्ट बना करके जल को भेजे हैं। जल के लिए पैसा लगता है। अब कहीं कहीं पे है दुकान पे जो अब उपलब्ध हो गया है 20 रुपए का 1 लीटर पानी। तो अब इसका बात अलग है, लोग एक तरह से समझिए तो पानी को लेकर के शोषण ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जल प्राकृतिक स्रोत है और इस पे पैसा नहीं लगना चाहिए। पैसा लग रहा है तो इस पे हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए क्योंकि जल प्राकृतिक स्रोत है। जल प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जो चीज़ अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना कोई रह नहीं सकता है, उस पर न टैक्स लगना चाहिए और न उस पर कीमत लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब लग रहा है तो ये अलग बात है, हम लोग की कमजोरी है, हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तभी तो लग रहा है। आवाज़ उठाने लगेंगे तो इस पर भी पैसा लगना बंद हो जाना चाहिए। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि नहाने के लिए, पीने के लिए, अपने बॉडी को ठंडा रखने के लिए, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए, ये सब क्या है, जल की ही ज़रूरत है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कहने का मतलब हुआ कि आज बढ़ती जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पानी का स्रोत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पानी का लेवल दिन पर दिन घटता जा रहा है। पानी की लेवल कहने का मतलब है कि पृथ्वी से जो हम पानी निकालते हैं तो उस पे लेवल लगता है कि कितने लेवल तक पाइप जा रहा है तो पानी आ रहा है। तो वही पानी का जो लेवल है धरती में वो घटता जा रहा है। और कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो घर का कल, चापाकल ये सब सूख रहा है और समरसेबुल डाला जा रहा है। क्यों? पानी की लेवल अत्यधिक नीचे चला गया है, जिसके कारण समरसेबुल डाल करके पानी वापस लिया जा रहा है। आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण भी तो बहुत तेजी से हो रहा है। जल प्रदूषण, जैसे गंगा नदी देख लीजिए या कोई भी नदी देख लीजिए, आज भी वो स्वच्छ नहीं है, उसके पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं। ठीक है, और जल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट गंभीर होता जा रहा है। जल के अत्यधिक दोहन कहने का मतलब कि कहीं कहीं कोई ऐसा कंपनी है जिसमें जल का बहुत अधिक उसमें यूजेज होता है। ठीक है, और उस कंपनी में जल तो लग ही रहा है, लेकिन उस कंपनी से जल का प्रदूषण भी हो रहा है। तो वही बात कह रहा है कि जल का संकट गंभीर होता जा रहा है। यदि समय रहते जल का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यदि समय रहते जल का संरक्षण नहीं किया गया, इसके कहने का मतलब हुआ कि आज जितनी ये जल का जो बर्बादी हो रहा है, जल संकट हो रहा है, अगर इस पे काम नहीं किया गया तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। ठीक है, और आने वाली पीढ़ियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पानी ही नहीं रहेगा तो उसे अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जल बचाने के लिए हमें वर्षा जल संचयन करना चाहिए, नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए।
देखिए बताया जा रहा है ना कि वर्षा जल को हम कैसे संचय कर सकते हैं। जल संचयन करना चाहिए, जैसे इसमें हम बड़ा बड़ा तालाब, जैसे बारिश के दिन में बाढ़ आता है, चाहे बारिश का ही पानी इतना होता है, तो हम बड़ा बड़ा तालाब बना करके उस पानी को स्टोर कर सकते हैं कृषि करने के लिए। लेकिन ये सब कहाँ किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है। अनावश्यक वर्षा का पानी, बाढ़ का पानी आता है और वापस चला जाता है। ठीक है, तो नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो सरकार जो नल जल योजना शुरू किया है, तो कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि नल का टोटी खोल करके ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसको भी बंद करना चाहिए। यह हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ पर भी नल खुला हो अपने क्षेत्र में उसको बंद रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ तो लगाया नहीं जा रहा है, दिन पर दिन कटाई होता जा रहा है, तो ये भी संकट है जल के लिए। तथा जल का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। उद्योग और कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को बिना शुद्ध किए नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। जल जबकि ये छोड़ा जा रहा है, और यही उद्योग और कारखानों के ही तो कारण जल का प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है। जल संरक्षण केवल सरकार का ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सही बात है, लेकिन नागरिक के साथ साथ जब तक सरकार नहीं जागरूक होगी, जब तक सरकार इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक नागरिक क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। यदि हम आज जल बचाएंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हमें जल का सम्मान करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, जल ही जीवन है पर निबंध। तो देखिए ये एक क्वेश्चन का 4 निबंध बताएं। ठीक है, ये चारों निबंध कंप्लीट करा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शहर की सड़क पर प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट, जो सड़क पर प्रकाश लगा होता है, लाइट लगा होता है, उसको स्ट्रीट लाइट कहते हैं, की व्यवस्था हेतु नगर निगम के अधिकारी के पास पत्र लिखें। ठीक है, जब रोड से रिलेटेड, शहर में जब कोई काम है रोड से रिलेटेड, तो वो किसके अंडर आता है? नगर निगम अधिकारी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब समस्या है तो कहाँ लिखेंगे लेटर? वो उन्हीं के पास ना लिखेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि शहर की सड़क पर अपने शहर की सड़क पर प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हेतु नगर निगम के अधिकारी के पास पत्र लिखें। तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, जो हमारा पेज होता है लिखने का A4 साइज का होता है। तो जब भी ये चीज़ें लिखेंगे तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। सेवा में नगर निगम अधिकारी, नगर निगम आरा। ठीक है, आपका जो भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को यहाँ डालेंगे। नगर निगम आरा, भोजपुर या कटिहार, कैमूर, वैशाली, जो भी आता है आप डालेंगे। ठीक है, विषय डालेंगे। तो विषय क्या होगा? अब देखिए विषय क्वेश्चन में दिया हुआ है, सड़क पर प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हेतु दिया है ना, तो यही सब्जेक्ट यहीं से उठाते हैं, सब्जेक्ट यहीं पे दिया है। लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके नगर का एक निवासी हूँ। ठीक है, हमारे मोहल्ले की मुख्य सड़क पर कई दिनों से स्ट्रीट लाइट खराब है, जिससे से रात के समय घोर अंधेरा रहता है। इस कारण राहगीरों, विद्यार्थियों तथा महिलाओं को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। चोरी एवं दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारी सड़क पर शीघ्र नई स्ट्रीट लाइट लगवाने का अथवा खराब लाइट की मरम्मत करवाने की कृपा करें। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वहाँ लाइट नहीं है, लाइट है, मान लीजिए खराब हो गया है, इसीलिए यहाँ अथवा में डाला गया है कि खराब लाइट की मरम्मत कराने की कृपा करें। इससे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और सुरक्षा भी बढ़ेगी। इसके लिए हम सभी निवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। ठीक है, भवदीय मतलब कौन आवेदन लिखे हैं उनका नाम है, और निवासी वो कहाँ के हैं और किस दिन को लिखे हैं, ये सब लिखना होता है। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को ये आवेदन भी समझ में आई होगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, लंबा क्लास हो रहा है। ठीक है, तो ये 23 नंबर के प्रश्न कल के क्लास में समझाएंगे, 23 से 28 तक है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।